नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान की क्लास रहने वाली है। आपके सिलेबस आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग नागरिक शास्त्र का चैप्टर रहेगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये सारे बुक का पूरा निचोड़ प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो पार्ट 8 है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरुआत करेंगे नागरिक शास्त्र के चैप्टर से, महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दोस्तों 11:30 में आपके सोशल साइंस की क्लास होती है और इवनिंग में 7 PM में आपकी लाइव क्लास होती है, फर्स्ट पार्ट की, जो 30 अंक का आना है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 45वां, 51वां या 43वां? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, यह किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग जो है 1976 में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। पहला ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 1947 में भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलाने से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भारत के ध्वज को डिजाइन करने के लिए किया गया था। तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? नागरिक शास्त्र के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? वह होता है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और इसके बारे में अगर हम डिटेल के साथ जानें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय लेने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और भारतीय संविधान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य व अन्य व्यक्तियों को किसी भी शोषण और शक्ति से बचाता है। तो शोषण और शक्ति से बचाता है वह मौलिक अधिकार। और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ? 40वें, 42वें, 43वें या 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं? सभी लोग बताइए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में किस संशोधन में हुआ? तो 1976 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रश्न आ सकता है किस समिति की सिफारिश पर? जो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, उसके सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अनुसार संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और संविधान के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। किस में रखा गया है? 51 का में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के या प्रांतीय सभाओं द्वारा?
देखिए दोस्तों, पहली बार संविधान सभा की मांग जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई और अंतिम बार 5वीं बार जो है 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। 5वीं बार में संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया था और संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे और जिनका चुनाव जो है जुलाई 1946 में जो है संपन्न हुआ। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष जो है चुनाव हुआ था। तो प्रांतीय सभाओं की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है प्रांतीय सभाओं द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की जो है आपके 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। केंद्रीय अनुसूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही इन विषयों पर विधायकी कार्य कर सकती है और राज्य अनुसूची में क्या होता है, सिर्फ राज्य सरकार ही इन विषयों पर विधायकी कार्य कर सकती है। तो राज्य सूची में राज्य सरकार विधायकी कार्य करती है और केंद्रीय अनुसूची में केंद्र सरकार इस विषय पर विधायकी कार्य करती है। तो 7वीं अनुसूची के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य का संबंध की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य का संबंध जिस अनुसूची में है, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है और केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख संविधान की किस भाग में जो है किया गया है? तो यहाँ पे हम 7वें भाग की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें अगर पूछा जाता है 11 भाग भी दिया रहे, XI अगर दिया रहे तो उसको भी कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करते हैं तो 7वां आता है। अगला प्रश्न है, कौन जो है मूल अधिकारों में सम्मिलित है? यानी कि जो आपका सम्मिलित नहीं है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश की किसी भाग में जाने और निवास का अधिकार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। बाकी संघ गठित, सभा करने का, देश के किसी भी भाग जाने और निवास का अधिकार है। देश के किसी भी कोने पर आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? 14, 17, 19 या इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो अनुच्छेद 17 के तहत। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए किससे? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, USR से, फ्रांस से। तो भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से जो है ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निषेधक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे चल रहे हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, दोनों या इनमें से कोई? तो भारतीय संविधान जो है ये आपका एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में कोई भी भारत में पैदा नहीं हुआ है, सामान्यतः भारत में कम से कम 5 वर्षों से निवास कर रहा हो, भारत का नागरिक बन गया हो, तो एकल नागरिकता की बात करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाए।
अगला प्रश्न है कथन से संबंधित जो आपका प्रश्न दिया गया है, और आइए कथन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण यह है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। तो यहाँ पे हमारा कोट दिया गया है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना भी की, ये भी सही बात है। लेकिन कथन ए का जो है आर सही व्याख्या नहीं कर पा रहा कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो संघीय प्रणाली की इससे व्याख्या नहीं हो पाती कि वह एक शक्तिशाली केंद्र की रचना है। तो दोनों बातें सही दी गई हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे कि आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था किस संशोधन? 40वें, 42वें, 43वें या 44वें? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग IVA, कौन सा है? IVA शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10। बाद में 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2002 में, ये भी ध्यान देना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10/6/46, 19/12/46, 21/6/11/49, 26/12/49। भारतीय संविधान सभा की स्थापना, तो देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 6 दिसंबर 1946 में हुआ, गठन की बात करें। लेकिन स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर की बात करेंगे। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 1947 संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस समिति के A कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसमें शामिल थे, लेकिन BR अम्बेडकर की अध्यक्षता की बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किस अधिकार से है? समानता, संपत्ति, धर्म, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो अनुच्छेद हमारा 25 यह कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार के हकदार हैं। यह न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी यह कवर कर रहा है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों के साथ गैर नागरिक के लिए भी उपलब्ध है। जो गैर नागरिक है उनके लिए भी यह उपलब्ध किया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक, नैसर्गिक, वैधानिक या कानूनी? देखिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वें संशोधन में पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई। संपत्ति के निहित अधिकार से संविधान अनुच्छेद 31 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा यह कानूनी अधिकार।
अगला, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण यही है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था, भारत के में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं, गणतंत्र है, मतलब पब्लिक यहाँ पे वोट करती है और फिर सरकारें बनती हैं। तो गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उस पर जो रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको फॉलो करना चाहिए होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? और वह हमारा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कहलाता है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा, यानी विदेश यात्रा का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, सभी फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक, मौलिक, विविध या उपरोक्त सभी? देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते वह उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, 26, 29 या 30? आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत, 30(1) के तहत जो है ये प्रावधान जो है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, मद्रास राज बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किसके मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? विधि के समझ समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको जो आंसर सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है और वह कहलाता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब, केशवानंद बनाम केरल, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, वासन बनाम भारतीय संघ। तो किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? सभी बताइए। तो वह केशव नंद बनाम केरल राज्य, बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान के प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के निदेशक तत्वों में या ए व सी दोनों में? तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है दोस्तों, वह किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के निदेशक तत्वों में भी पाया जाता है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है, ए व सी दोनों हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन का? सभी लोग बताइए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ चुका है और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता चुके हैं, वह दोस्तों रेलवे पुलिस। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें जो संघ सूची का उल्लेख किया गया है, तो बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का किया गया है, लेकिन गैस का जो है उल्लेख नहीं किया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है हमारा डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख? 369, 370, 371 या 372? तो भारतीय संविधान के 371 में अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख। इसमें गुजरात, नागालैंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया था। तो अनुच्छेद 371 के तहत भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? जनवरी 2246, जनवरी 2247, फरवरी 2047, जुलाई 2646? तो पहली बात जान लीजिए, भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 1947 में पारित हुआ, लेकिन 1947 में कब पारित हुआ था? 22 जनवरी को हुआ था। संविधान सभा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था। और संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जो हम बता चुके हैं। कब हुआ था? 11 बजे हुआ था। अगर टाइमिंग भी पूछा जाता है तो आपको 11 बजे जो हुआ। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन संविधान देने का प्रस्ताव कब किया गया? 22 जनवरी 1947। ये तिथि याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, मौलिक अधिकार, राज्य निदेशक तत्वों के सिद्धांतों के अंग, मौलिक कर्तव्य, या बात करेंगे आर्थिक अधिकार की?
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कब सुनिश्चित किया गया? देखिए अनुच्छेद 39 घा, अनुच्छेद 39 घा ये प्रावधान प्रदान किया गया पुरुष स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 39 घा के अनुसार संसद में 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का यह अंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप नागरिक शास्त्र का जो पहला पार्ट है और पूरे पार्ट का यह 9th नंबर पार्ट है पूरे सोशल साइंस का। आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। 11:30 में डेली हमारी क्लास होती है और 7 PM में लाइव क्लास होती है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।